दोस्तों आज है 1 फरवरी 2022 और आप लोगों को पता है आज ही के दिन हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगभग 85 मिनट की स्पीच रही जिसमें हमारा बजट प्रस्तुत किया गया। तो उस बजट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो बजट है वो कैसा है, और खासकर क्योंकि आने वाले साल में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पूरा साल किस तरीके से किस किस सेक्टर में क्या क्या चीजें यहां पर की जा रही हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। अगर इसके बारे में आप लोग आइडिया रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में कहां पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको भी आप लोग समझ पाएंगे, और डे बाय डे की जो न्यूज होती है उसके साथ में भी आप लोग अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पे आप लोगों से करूं, ये हमारे देश का सेकंड डिजिटल बजट था आप लोगों के सामने। यानी कि अगर बात करें डेकेड जो नया स्टार्ट हुआ 2021 से, तो पहला जो डिजिटल बजट था वो 2021 में प्रस्तुत किया गया। डिजिटल मतलब इसका मतलब ये कि ये जो यहां पर आप लोगों के सामने ये जो बैग देखने को मिल रहा है इसके अंदर पहले यहां पर कुछ पेजेस हुआ करते थे, अब यहां पर इसके अंदर आप लोगों को टैबलेट देखने को मिलता है। यानी कि सेकंड टाइम यहां पर अभी ऐसा किया गया कि हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म में बजट को प्रस्तुत किया। बजट जो शब्द आप लोग ये यूज करते हैं, ये फ्रेंच एक वर्ड है जिसका नाम है बोगेट्स, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। पहले लेदर बैग यूज करते थे पर लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ पर बही खाता यूज करना स्टार्ट कर दिया, और फिर अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में लेकर चले गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अपग्रेडेड वर्जन चीजों का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की पहली फुल फाइनेंस जो मिनिस्टर है, जो फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी अपना दूसरा बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया, जो मैंने बताया लगभग आप लोगों को 85 मिनट का। लास्ट वाला जो बजट था वो लगभग 112 मिनट का आप लोगों को देखने को मिला था। कोविड-19 के चलते बहुत सारे एरिया ऐसे रहे जो कि बहुत ह्यूज इंपैक्टेड रहे, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में ही जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा यहां पर जिक्र किया गया है। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं पहले, ये जो बजट है ये किस तरीके से डिवाइडेड है। पूरा जो बजट का स्पीच यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा दिया गया वो आप लोगों को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। यहां पर आज ये प्रस्तुत किया गया बजट, और यहां पर 2 पार्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में जो कंटेंट है वो है यहां पर इंट्रोडक्शन पहले, इसके बाद में फिर पीएम गति शक्ति के बारे में बात की गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस हो रही है, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर जब हम लोग यहां पर बात करते हैं पार्ट बी के अंदर में, तो यहां पर बात की जा रही है कई सारे मुद्दों के बारे में, ठीक है। ये खासकर 2 जगह डिवाइडेड है, पहला है डायरेक्ट जो टैक्स प्रपोजल है, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, और फिर यहां पर कुछ एनेक्सर है जो कि इनकी स्पीच के, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके टोटल अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर डिवाइडेड है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया। तो ये पूरा किस किस तरीके से क्या क्या डिवाइडेड है उसका एक ओवरव्यू मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा, जिसके चलते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बजट के बारे में, कि हाँ आप लोगों से अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाए तो इसका एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जो शब्द बजट है यहाँ पर ये कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बजट शब्द है वो मेंशन नहीं है। तो वर्ड बजट जो है वो यहां पर आप लोगों को नॉर्मली अगर बात करें वो आप लोगों को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और हमारे संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्ट 5वां यानी कि पार्ट 5 में जो चैप्टर 2 है उसमें आर्टिकल 112 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो हर साल बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसको बजट बोलते हैं पर लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि बजट प्रस्तुत करना ही करना है, चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जी रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा है, पर लेकिन बजट प्रस्तुत किया ही किया जाएगा। ये यहां पर हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आज रहने देते हैं, चलो बाद में कभी प्रस्तुत कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो एक तरह की ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, ये अभी प्रस्तुत करना है। मतलब इसके लिए बेसिकली एक हमारे संविधान में ऑब्लिगेशन, ऐसा नहीं कि चलो इस साल बजट रहने देते हैं, ऐसा कुछ कभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन के तरीके से आता है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बजट है यहाँ पर ये प्रिपेयर किया जाता है काफी सीक्रेसी के अंदर में, यानी कि काफी सीक्रेट चीजों को रखा जाता है। आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया था इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पूरे साल का जो लास्ट ईयर है उसका लेखा जोखा होता है, और बजट जो होता है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का लेखा जोखा आप लोगों को देखने को मिलता है।
और ये नॉर्थ ब्लॉक जो है हमारी कंट्री में, वहां पर ये तैयार किया जाता है। पार्लियामेंट की जब बिल्डिंग के पास में जाओगे वहां पर आप लोगों को नॉर्थ ब्लॉक देखने को मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बजट तैयार किया जाता है। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पर बजट को सुन रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि बजट कहां से बेसिकली प्रस्तुत किया जाता है, कहां पर किस तरीके से बनाया जाता है। तो वहां पर हलवा सेरेमनी स्टार्ट होती है, उसके बाद में बजट जो है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां पर लास्ट तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सारे जो मेंबर रहते हैं वहीं पर ही रहते हैं, इसलिए काफी ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहता है। इकोनॉमिक सर्वे सीक्रेट ही रहता है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का है और पब्लिक के सामने सारी चीजें रखी हुई है। 2016 तक अगर आप लोग बात करते हैं तो बजट जो था वो लास्ट वर्किंग डेज में प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि अगर फरवरी 28 की है तो 28 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे और अगर फरवरी 29 की है लीप ईयर में तो 29 फरवरी को प्रस्तुत करेंगे। पर लेकिन यहां पर इसके बाद में क्या किया गया, 2016 से यहां पर यह किया गया कि हम लोगों ने टिल 2016 यानी कि नेक्स्ट ईयर से हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने 1 फरवरी को स्टार्ट कर दिया प्रस्तुत करना। इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोगों को पता है हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब बोला यह गया कि आप लोग बजट को प्रस्तुत करते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में, और तब यहाँ पर फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसा निकलकर बाहर आने स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, जो पूरा बजट सेशन चलता है, तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जैसे आप लोग नए साल में एंट्री करोगे तो आप लोगों के पास में टाइम रहेगा थोड़ा सा और ज्यादा, यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। हालांकि बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये बोला गया था कि इसको 1 अप्रैल इसको 1 जो यहाँ पर फरवरी से हटाकर 1 जनवरी कर दो, ठीक है। तो कई सारे लोगों के द्वारा ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी। यही है कि टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके ताकि हम लोग जैसे ही नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करें, यानी कि 1 अप्रैल से पहले एक माहौल बन जाए, पूरा अपने हाथ में मनी रहे, पूरा डिटेल में सारी चीजें नहीं एंट्री कर रहे हैं तो अच्छे से किया जाए। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मुझे लगा इसके बारे में अभी आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर रेगुलरली आप लोग यहाँ पर इस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डेली आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा एनालिसिस देखने को मिलता है। ये वीडियो आती है रेगुलरली आप लोगों की मॉर्निंग में 6 बजे, और शाम को पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी एडिटोरियल है इंपोर्टेंट, वो उसके कई सारे आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर की, मैगजीन डाउन टू अर्थ, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इन दोनों वीडियो के अंदर में हम लोग करंट प्लस स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इनसे रिलेटेड आप लोगों को करंट स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी। और पीडीएफ भी सारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर बजट को प्रॉपर वे में आप लोगों को समझना है तो ये 2 स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टार्टिंग में, जो कि आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू देकर जाएगी कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां को रहा है। तो यहां पर ये डिवीजन जब आप लोगों की समझ में एक बार आ जाता है तो फिर आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर मिल जाता है। अगर हम लोग बोले कि पहले पैसा आएगा, यानी कि पहले हम लोग कमाएंगे जब भी तो खर्च करेंगे, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है, तो उसका एक ओवरव्यू पहले आप लोगों के सामने है। तो बोला यह गया कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है उधारी से, यानी कि जो बोरोइंग है और जो अदर लायबिलिटीज है, लगभग 35% जो पैसा है वो आप लोगों को यहाँ पर इससे देखने को मिलेगा, बोरोइंग और लायबिलिटीज से। तो पहले नंबर पर ये रखिएगा बोरोइंग और लायबिलिटीज, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बढ़ाने और घटाने के लिए आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है जीएसटी से। और आज ही आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर जी की जब स्पीच सुनी तो उसमें उनके द्वारा बोला गया कि मैंने बजट में डॉक्यूमेंट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया है, पर अभी जो है हमारी कंट्री में जीएसटी में वो जो है सबसे ज्यादा पैसे जो है वो अभी इकट्ठे किए गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला, सेक्टर का डूब गया था एक तरीके सारा सेक्टर, फिर से उभर कर सामने आया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो जीएसटी से दूसरे नंबर पर आप लोगों को सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स यानी कि इंडिविजुअल पर्सन जो टैक्स देता है, और इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से दोनों से इक्वल पैसा यहाँ पर आ रहा है, लगभग 15%, यानी कि जो कंपनी टैक्स दे रही है और जो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन टैक्स दे रहा है उससे आप लोगों को इक्वल पैसा यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो ये है यहाँ पर बेसिकली तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर यहाँ पर हो गई बोरोइंग, दूसरे नंबर पर हो गया जीएसटी, तीसरे नंबर पर हो गया इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी। आप लोग जैसे पेट्रोल डीजल भी लेने जाते हैं तो उस पर आप लोग एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर लिखा हुआ रहता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था डिवीजन करके यहाँ पर लेक्चर के अंदर में कि कैसे कैसे चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पैसा कमाया जाता है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से निकल कर आता है, ठीक है। नॉन टैक्स जो रेवेन्यू के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं और यहाँ पर इसी के साथ में कस्टम के बारे में, तो ये इक्वल पे करते हैं।
नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? एक ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्स से नहीं आता है। मान लीजिए हमारी कंट्री के पीएसयू हैं, ठीक है, जैसे इतने बड़े बड़े ओएनजीसी हो गए, बड़े बड़े पीएसयू हैं सारे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो टैक्स का पैसा नहीं होता है, वो एक प्रॉफिटेबल पैसा होता है जो प्रॉफिट से कमा जाता है, तो वो लगभग 5% आता है। कस्टम यानी कि बाहर सामान आना और जाना, जो अंदर आता है बाहर जाता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ये आप लोगों को इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जब इंसान जो है मतलब कंट्री जो है, जब यहाँ पर कुछ ऐसा जो अपना जो ऐसा है ना, एक तरीके से चीजों को बेचकर पैसा कमाना, जो भी इनके पास में ओल्ड एसेट्स पड़ी हुई है, कोई उसको बेचकर पैसा कमा लेना, तो यहां से आप लोगों को सबसे कम 2% देखने को मिलेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो पैसा कहां से कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। अब पैसा जा कहां रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किस एरिया में हम लोग को देना पड़ रहा है, अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालने वाले हैं। तो ये आ गया, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जा कहां पे रहा है उसके बारे में हम लोग एक एक बात देखेंगे, जिसके चलते आप लोग ढंग से इसको समझिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे उतनी ही चीजें आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला था सबसे ज्यादा बोरोइंग, उधार ले रहे हैं हम लोग, तो वो जब उधार ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा 20% जो है हमारा वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। यानी कि जो भी हम लोग उधार लेकर आ रहे हैं, अब उस उधारी को देंगे वापस, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो सबसे ज्यादा पैसा वहां पर जाता है, ठीक है। स्टेट जो है उसके साथ में जो टैक्स और जो ड्यूटीज यहाँ पर शेयर की जाती हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेट के पास में जाता है, फिर यहाँ पर ये हो गया 17% के करीब, ठीक है। फिर इसी के साथ में अगर नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे, जो 15% है, दो चीजों में कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक है यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपना जो कंप्लीट पैसा उसके हाथ से जाता है और पूरा स्कीम उसी के हाथ से इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली मतलब पैसा पूरा सेंटर के हाथ में से जाता है, इंप्लीमेंट तो स्टेट ही करते हैं, पर सेंटर से पूरा पैसा जाता है, स्टेट से जरा सा भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये कैसी स्कीम हो गई, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा 2-2 हजार रुपए की किस्त दी गई थी यहाँ पर किसानों को, ठीक है, 2-2 हजार रुपए किस्त दी गई थी ना, कि हाँ एक तरीके से हम लोग यहाँ पर 2-2 हजार रुपए की मतलब 6,000 रुपए टोटल दी जाएंगे, साल में 3 किस्त रहेंगी। तो क्या थी वो, यहाँ पर स्कीम का नाम बताइए जरा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी वो, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो भी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करे उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% पैसा गया और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% पैसा गया। फाइनेंस कमीशन और अदर जो भी यहाँ पर उसके द्वारा जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर लगभग 10%, ठीक है, जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया था, कई सारे राज्य में बहुत सारे लोगों की जान गई कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों को पैसा ट्रांसफर करने की बात की गई, 50-50 हजार रुपए। तो जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो वो आप लोगों को निकल कर आता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया था उससे यहाँ पर चीजें देखने को मिली, तो ये भी एक इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर रहता है। डिफेंस में जो हम लोग खर्चा करते हैं वो लगभग 8% है हमारे जीडीपी का। क्वेश्चन बनता है कई बार, अगर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। सब्सिडी जो भी यहाँ पर हम लोग छूट देते हैं, आप लोगों ने देखा हो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कोई भी उनके प्रोडक्ट में नॉर्मली देखने को आप लोगों को मिल जाता है। ये होती है एक तरीके की छूट, यानी कि इंसान जो है उसको छूट दे देना कि भाई साहब चलो ये काम कर लो। बहुत सारी इंसेंटिव हमारे देश में दिए जाते हैं, खासकर एक ऐसे तबके को सोसाइटी के, ताकि उसको साथ में लेकर चला जा सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक रहता है पेंशन, जो भी आज के में आप लोगों ने देखा, पुराने टाइम पे तो हालांकि काफी ज्यादा था, अब तो काफी सारे राज्यों ने भी इसको काफी कम कर दिया। जो भी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय थे उनको पेंशन देने की बात की जाती थी, ठीक है, चलो रिटायर हो जाओ। आर्मी में तो आप लोगों ने देखा ना पेंशन आती है फौजियों की, तो वो वाली बातें जो होती है, जो भी फौजी है उनकी पेंशन आ रही है, तो जो भी अभी नए नए जो लग रहे हैं अभी उनको पेंशन देने के बारे में जब बात की जा रही थी तो उसके चलते काफी बड़ा इश्यू बना था। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन हटा दी। और इवन अभी अगर आप लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अगर अंदर आते हैं, तो अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कई सारे अभी यहाँ पर जो नहीं अभी पावर में आने वाले हैं, अभी यहाँ पर शायद पता नहीं शायद अखिलेश यादव ने किसने बोला था कि आने वाले टाइम में पेंशन को फिर से बहाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाले मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है। और यहाँ पर 4% हमारी जीडीपी का पेंशन के अंदर में जाता है। बाकी बचा कुछ जो भी खर्चा रह गया, कल को कोई और दिक्कत बढ़ गई, कोरोना वायरस जैसी हरकतें हो गई, कुछ ऐसा पता नहीं होता, जो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं वो बाकी का यहाँ पर अदर एक्सपेंडिचर में आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां को रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे अच्छे से, सारी चीजों को ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम है देश के अंदर में जिनके लिए यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो पैसे में वृद्धि हुई है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलोकेशन टू द मेजर स्कीम जो भी है यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा खस्ता हालत देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर अभी इसका पैसा बढ़ा दिया गया है। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था 34,947, तो अभी यहाँ पर 37,800 के करीब इसको कर दिया गया है।
तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। जल जीवन जो मिशन है उसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है, तो यहां पर भी पहले यहां पर था बेसिकली 45,011, अब यहां पर ये 60,000 हो गया पैसा, ताकि हर घर जो ढंग से जल की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिला। नेशनल एजुकेशन जो मिशन है बेसिकली बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लेकर आएगी, तो उसके चलते यहां पर अगर उसका इंप्लीमेंट करना है तो रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि जो बेसिकली यहां पर आप लोगों को कितना रहेगा 30,796 के करीब यहां पर देखने को मिलता था, अब इसको 39 कर दिया गया है। 39,000 रटना नहीं है यार ये चीजें, ठीक है, कभी रटने आप लोग बैठ जाओ तो रटना इनको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये स्कीम जरूर याद रखिएगा, खासकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है, गांव में जो सड़कें बनाई जाती हैं उसके बारे में बात की जा रही है, इसके अंदर भी पैसा बढ़ा है। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान के बारे में मैंने बात की थी अभी स्कीम के बारे में, तो उसके अंदर भी यहां पर पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा। तो इसके अंदर 67 था, तो इसके अंदर 68 कर दिया गया यहां पर। ठीक है, तो ये इन करोड़ में है, यहां पर ये करोड़ में हम लोग काउंट कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ में यहां पर प्रधानमंत्री जो भारत रोजगार योजना है यहां पर, उसके अंदर भी यहां पर पैसा बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर भी आप लोगों को पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कौन सी मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया गया है काफी इंपोर्टेंट होता है यहां पर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे इंपोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया यहां पर आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर 5,25,166 करोड़ रुपए यहां पर इसको दिए गए हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में अभी आप लोगों ने देखा कई सारे आर्टिकल ऐसे आ रहे थे जिसमें यहां पर जो खासकर हम लोग क्या करने वाले हैं, रॉ मटेरियल को एक पैकेट प्रोडक्ट में प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हमारे देश का भी कोई प्रोडक्ट जो है उस लेवल पर माना जाए जिसको हम लोग यूज कर सके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1,99,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहां पर 1,85,000 करोड़, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1,40,000, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,38,000 और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1,32,000, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 1 लाख के करीब। डिफेंस में इतना क्यों दिया गया? अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे देश में से अभी फिलीपींस के द्वारा बोला गया कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में एक हब बने, तो उसके चलते ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन जाता है, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा, तो आप लोग चीजों को ढंग से समझ भी पाएंगे। एक काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर जो कि आप लोगों को देखने को मिला, अमृतकाल। अमृतकाल मतलब अभी हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के बाद में हम लोग पहुंचेंगे जब आजादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, तो ये 25 साल के काल को अमृतकाल यहां पर बोला गया। तो 3 एरिया यहां पर काफी इंपोर्टेंट है जिसमें यहां पर फोकस रहेगा। बोला गया फोकस ऑन द ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, तो यहां पर सबका साथ सबके विकास वाली बात होगी। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, क्लाइमेट के लिए, किस तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, और खासकर स्टार्ट किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउड जो भी यहां पर एक तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर क्राउडेड जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी काम चलेगा। तो ये गोल है आने वाले अमृतकाल का। और प्रायोरिटी एरिया जो आप लोग को देखने को मिलेंगे ये काफी इंपोर्टेंट है, 4 एरिया प्रायोरिटी एरिया है। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसी के साथ में प्रोडक्टिविटी इनहेंस करना आने वाले टाइम में हर एक एरिया में, ठीक है, चाहे वो सनराइजिंग अपॉर्चुनिटी हो, जो नई नई इंडस्ट्री अभी आ रही है, इसी के साथ में एनर्जी हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, इसके ऊपर फोकस देना, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस देना। तो ये है 4 प्रायोरिटी वाले एरिया। क्वेश्चन देकर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा बताइए कौन कौन सा किस किस तरीके का प्रायोरिटी वाला एरिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा देश के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले फर्स्ट वेव आई, फिर दूसरी वेव आई यहां पर, तो उसके चलते जो इकोनॉमी की हालत जो खस्ता हुई उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक साइड में जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा है जीवीए, तो उसको दिखाया गया यहां पर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो जीडीपी है वो ऊपर चल रही है, जीवीए यहां पर नीचे। अलग अलग जो सेक्टर में जब आप लोग ग्रोथ नापते हैं तो उसको आप लोग जीवीए बोल देते हैं। तो रिकवरी जो है यहां पर देखने को मिली, एक तरीके साइन टाइप की वेव आप लोगों के सामने निकल कर आई, ठीक है। और अभी थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे थे तो आगे और दिक्कत बोला जा रहा था कि देखने को मिल सकती है। ये भी एक ऐसा एरिया जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि बताइए कि वैक्सीन की जो कवरेज है वो कितनी चल रही है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो ये हल्का सा पता होना चाहिए आप लोगों को, जनरलाइज फॉर्म में, कि हमारे देश में जो एडल्ट पॉपुलेशन है फर्स्ट डोज ले चुके हैं 93%, और बाकी का यहाँ पर 69% के करीब हो चुका है सेकंड डोज। ट्रेड डेफिसिट, अगर जो ट्रेंड करें डेफिसिट के बारे में कि डेफिसिट कैसा चल रहा है देश के अंदर में, तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कहीं पर भी आप लोग काउंट करें तो इसका मतलब होता है कि आप लोग जितना अच्छे व्यापार में बात करेंगे तो जितना ज्यादा आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कम आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसे के मामले बात करेंगे तो आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, वो वाली बात आप लोग की हो जाती है। तो यहां पर जो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बोला जा रहा है कि
यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये 6.4 के करीब आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव क्या है यहाँ पर उसको चलते की बात की जा रही है कि इफेक्टिव जब हम लोग निकालेंगे, एक तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया, यहाँ पर ये हो गया 6.4 आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं बेसिकली। पर लेकिन जो आरडी है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट आरडी आप लोगों को यहाँ पर लगभग, और पीडी आप लोगों को यहाँ पर इसके बीच में, इनके बीच में आता हुआ नजर आएगा। तो एक हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में आप लोग रखिएगा, रटना नहीं है बस। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात की जा रही है यहाँ पर पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति का बेसिकली जो फोकस रहेगा, तो 7 ऐसे इंजन बताए गए ग्रोथ के जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, इसी के साथ में वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का जो काम होता है, लॉजिस्टिक की कैटेगरी में आप लोग उसको काउंट करते हैं। तो नेशनल जो मास्टर प्लान है यहाँ पर, उसका जो एम है उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो बेसिकली मास्टर प्लान है उसमें बोला गया है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे 2022 में और 23 में। तो ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यूनिफाइड लॉजिस्टिक जो इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि आसानी से सामान को लाया और ले जाया जा सके। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था पुराने टाइम पे जो अंग्रेज हैं वो यूज किया करते थे हमारी कंट्री में रेलवे को। बेसिकली क्या करते थे कि अंदर से सामान को लाते थे और बाहर लेकर जाते थे, जो कि रॉ मटेरियल हुआ करता था, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर उसका निपटारा अभी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि हम लोग अपने सामान को आसानी से अपने हिसाब से ला और ले जा सकें। ठीक है, तो मोबिलिटी को आराम से लिया जाएगा, पैसेंजर हो चाहे सामान हो, आसानी से। और इसके चलते 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बाकी और इसी के साथ में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेटेड पोस्टल और रेलवे को मिलकर काम किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे होता है और जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वो मिलकर काम करता है काफी लार्ज स्केल पर। कोई भी आप लोगों को सामान लाना और ले जाना है तो आप लोग उसको पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प से सेंड करते हैं, तो रेलवे में जाता है सारा सामान मैक्सिमम टाइम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। वन स्टेट वन प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होगा हमारे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की स्कीम आई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके चलते क्या रहेगा, उस लोकल एरिया में हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे और उस लोकल एरिया को हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। अब उसी का एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, वन स्टेट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक राज्य के अंदर कम से कम एक प्रोडक्ट इतना फेमस होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर उसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें कि और भी लोग जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आगे बात करें यहाँ पर ये 400 के करीब यहाँ पर न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने की बात की जा रही है ताकि कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है ताकि और अच्छी से कनेक्टिविटी रहेगी तो आना जाना सुगम रहेगा। जो लोग आज के डेट में सिटीज में जाकर रहते हैं उनको सिटीज में नहीं रहना पड़ेगा, अपने लोकल एरिया में वो जा सकेंगे अगर कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो। इसी के साथ में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जहां पर सड़कें नहीं बना सकते हैं उन एरिया में, खासकर हिली एरिया में जहां पर कोई ऐसा रेलवे या सड़कों का काम नहीं किया जा सकता, तो रोप वे के थ्रू से वहां पर काम किया जाएगा। और इसी के साथ में और ढांचागत विकास भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर बात बेसिकली किसके बारे में, हम लोगों ने बात कर ली पीएम गति के बारे में। ओके, आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीकल्चर जो है उसको केमिकल फ्री बनाया जाएगा। ठीक है, खासकर उन एरिया में, तो खासकर जो कि रिवर गंगा के आसपास में, ताकि गंगा रिवर को हम लोग एक तरीके साफ स्वच्छ बना सके। प्रमोट किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू, इसी के साथ में कंज्यूम कैसे करना है, कंजप्शन कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उन्हें अपना प्रोडक्ट हम लोग को बेचना है, तो उसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। डिजिटल एरिया में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले आकर काम करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ड्रोन को यूज करने की बात की जा रही है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में हम लोग चीजों को अच्छे से काउंट कर पाएंगे। और आप लोग को याद होगा जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि कैसे यहाँ पर ड्रोन का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च किया जाए यहाँ पर अच्छे लेवल पर फाइनेंस किया जाएगा एग्रीकल्चर में, जो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ये भी आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी हमारी कंट्री में जो इनहेंस किया जाएगा खासकर हायर जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गेहूं और चावल है वो अच्छे से पहुंचाए जा सके, तो वो यहाँ पर दिखाया गया और पहुंचाए भी गए काफी हद तक। और यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो भी काफी शानदार अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर यहां पर हो गया ये बेसिकली क्या इसको बोलते हैं केन बेतवा, तो केन बेतवा लिंक के बारे में आप लोगों से यहां पर बेसिकली बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो जो कि आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आप लोगों का बन जाता है।
पानी के थ्रू कनेक्टिविटी बनाना काफी ज्यादा आसान पड़ता है। तो इसी के लिए हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री जी के द्वारा जो आज की डेट में केन बेतवा जो वाटर लिंक है उसको और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में और ऐसी 5 जो रिवर लिंक को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है साउथ इंडिया के अंदर भी। तो इससे क्या फायदा होगा, जिस नदी के अंदर में पानी अच्छा खासा है उस नदी में से पानी निकाल के दूसरी नदी में पानी यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर केन रिवर आप लोग को देखने को मिलेगी और इधर आप लोग को बेतवा रिवर देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर एक खासकर ऐसे एरिया में बुंदेलखंड वाले रीजन में जहां पर पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर पानी पहुंचाने का काम करेगा और इरिगेशन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये जो ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस वाटर, तो याद रखिएगा केन रिवर से, यानी कि केन रिवर में से और यहाँ पर बेतवा रिवर में ये पानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो हमारी कंट्री में एस्टिमेशन इसकी कॉस्ट लगाई जा रही है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। तो इसके चलते आने वाले टाइम में लगभग 78 मेगावाट का यहाँ पर पावर जनरेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के हिस्से में ज्यादा बेसिकली एरिया है जो कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई इसके थ्रू की जाएगी। और देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब जब यहाँ पर पानी बरसता है हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये खासकर वो टाइम होता है जब हमारी कंट्री में मानसून आता है और इसी के टाइम पर काफी ज्यादा बारिश आप लोगों को काफी ज्यादा बारिश आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो मानसून होता है तो इसकी जो रिवर में जो पानी उस टाइम पर होता है तो उसका जो सरप्लस पानी है ताकि कहीं पर बाढ़ आए वो सब चीजें इश्यू नहीं देखने को मिले, तो कई सारे रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। तो उनको और अच्छे लेवल पर अपग्रेड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बताया किसके बारे में, केन बेतवा के बारे में। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर और भी कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला था ना 5 और यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट नजर आएंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह है बेसिकली दमन गंगा, इसी के साथ में पिंजाल रिवर के साथ में पार तापी नर्मदा, इसी के साथ में यहाँ पर गोदावरी कृष्णा पिन्नार, और इसी के साथ में यहाँ पर पिन्नार और कावेरी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्वतमाला के बारे में बात की गई है, ये नया अनाउंसमेंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट के अंदर में। तो पर्वतमाला फॉर कन्वेंशनल रोड इन हिली एरिया, तो खासकर आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में अगर आप लोग मैप को ढंग से निहारेंगे तो जो नॉर्थ वाला रीजन है खासकर इंडिया का, वो सारा एरिया को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड आप लोग कर पाओगे कि यहाँ पर ये सारा भोजन आप लोग यहाँ पर चाइना के साथ में इधर कनेक्ट आता है। तो हिली एरिया में जहां जहां पर भी हिल एरिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर अच्छे लेवल पर हम लोग वहां पर डेवलपमेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना का जो दबदबा है वो कम होगा। तो इसी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इसी को बोला गया यहाँ पर पर्वतमाला, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल रोड बनाई जाएंगी, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए ऐसी रोड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर पीएम गति शक्ति के बारे में बताया गया। यहाँ पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए पर्वतमाला। तो पर्वतमाला के बारे में कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं रखना। एग्रीकल्चर में ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो अलाइड सेक्टर उसके साथ में जो ग्रोथ रहेगा वो 3.9 के करीब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो बेसिक इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन में बात की जा रही है एक तरीके से यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी बढ़ाई जाएगी यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को, क्योंकि अभी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो बोला गया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 200 टीवी चैनल नए बनाए जाएंगे ताकि एजुकेशन को काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जा सके। वर्चुअल लैब बनाए जाएंगे ताकि लोगों को प्रॉपर वे में अच्छे से स्किल प्रोवाइड कराया जा सके, यानी कि वहां पर आप लोग जाकर ही काम करोगे तभी होगा। इसको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है ताकि वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कराया जा सके। ऐसा नहीं है वहीं पर जाना जरूरी है, क्योंकि आगे अभी कोरोना है, आगे चल के मोरोना टोरना मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके चलते और यहाँ पर चीजों को सुधारा जा रहा है। हाई क्वालिटी ई कंटेंट के बारे में बात की जा रही है, जो डिजिटल टीचर के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट की जाएगी खासकर टीचर्स की। तो उसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल बात की जा रही है, लाइवलीहुड जिसको डेस्क बोला गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ई पोर्टल रहेगा जो कि लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए, और स्टार्टअप जो है वो प्रमोट करेंगे फैसिलिटी। खासकर अगर बात करें ड्रोन जो यहाँ पर शक्ति जो यहाँ पर ड्रोन एस ए सर्विस, ठीक है। तो इसका बात की जा रही है कि उसके थ्रू भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर एजुकेशन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अभी आप लोगों को देखने को मिला देश के अंदर में नेशनल अगर बात करें हम लोग डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग कोई भी हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कई सारे प्रोग्राम अभी हमारे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। टेली जो खासकर बात करें नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है,
क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन देखने को मिलेगी, डॉक्टर के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर ही आप लोग जैसे आज के डेट में कई सारे ऐप भी यूज करते हो, तो एक ऐसा वर्जन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा इसका भी, ठीक है। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर रहेगा यहां पर, अगर बात करें खासकर मिशन शक्ति के तहत, मिशन वत्सल्य के तहत, इसी के साथ में जो मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी, पोषण, ये सारे साथ में मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से लेवल पर काम किया जा सकेगा। इसी के साथ में 2 लाख आंगनवाड़ी जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा यहां पर सक्षम आंगनवाड़ीज में, तो इससे और ज्यादा इफेक्टिव हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बाकी पैसा यहां पर जो जा रहा है उसके बारे में बताया गया, ये रटना नहीं है, बाकी हल्का सा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर किसके कितना पैसा जा रहा है। जैसे सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 20,000 करोड़ के करीब, पीएम पोषण यहाँ पर 10,000 के करीब, इसी के साथ में मिशन वत्सल्य यहाँ पर है 14,000 के करीब, यहाँ पर सॉरी 1,400 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिशन शक्ति 3,000, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग को आइडिया रखना है। बाकी इक्का दुक्का कई सारे प्रोग्राम यहां पर बताए गए, जैसे ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस करेंगे तो हर घर, ये नल से जल की बात की जा रही है तो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड यहां पर कवर किए जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास के तहत बोला गया है 80 लाख हाउस जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे 2022-23 तक का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है पीएम देविंग, ठीक है, तो यहां पर ये डिवाइन आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। तो फंड किया जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या रखा गया नाम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एस्पायरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है उसके चलते यहां पर जो भी पीछे रह गए डिस्ट्रिक्ट उनको साथ में लेकर चला जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहां पर देखने को मिल रहा है ताकि विलेज में हम लोग डेवलपमेंट कर सके, नॉर्थ खासकर नॉर्दर्न बॉर्डर पर खासकर डेवलपमेंट कर सके, तो उसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में याद रखेगा। डिजिटल अगर बात करें यहां पर बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस के बारे में बात किया 100% उनको क्या किया जाएगा आने वाले टाइम में बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों के एरिया में बैंक नहीं था पर पोस्ट ऑफिस था तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पोस्ट ऑफिस जो है अब बैंक बनते हुए नजर आएंगे। डिजिटल पेमेंट जो है उसके चलते यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सेटअप किया गया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आजादी का 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम किया जाएगा। तो काफी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी यहां पर बढ़ाया जाएगा, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, अच्छा रहेगा, लोग आसानी से बिजनेस कर पाएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा। जैसे ट्रस्ट रहे गवर्नमेंट में यहां पर तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। आईटी से रिलेटेड जो भी रूल है उनको आसान किया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है परवरिश जो बेसिकली पोर्टल के बारे में, तो एक्सपेंड किया जाएगा उसका और स्कोप, इसी के साथ में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है ताकि देश में लैंड के रिकॉर्ड को ढंग से टैकल किया जा सके। स्टेब्लिश किया जाएगा सी पेस ताकि यहां पर एक तरीके से वाइंड किया जा सके जो भी कंपनी है अगर कोई बंद होना चाहती है। इसी के साथ में एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिलिंग का सिस्टम की जा रही है। कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5G और PLI स्कीम के बारे में बात की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ये सारा काम क्या करेंगे, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि देश में बिजनेस को आसान करना बेसिकली पर्पज है। ईज ऑफ लिविंग के बारे में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जो पासपोर्ट था उसमें अभी यहां पर एम्बेडेड ई पासपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये फिजिकल फॉर्म में पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। इसी के साथ में और भी कई सारी टाउन प्लानिंग ट्रांजिट ओरिएंटेड यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे। सेंटर जो एक्सीलेंस अर्बन प्लानिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें हम लोग जैसे चार्जिंग स्टेशन हो गया अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करने का, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है खासकर टेलीकॉम सेक्टर में बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक में, फार्मास्यूटिकल में, तो यहाँ पर ताकि अगर कोई आकर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो गवर्नमेंट ने उसका भी पूरा जुगाड़ कर रखा है आज की डेट में। सारा काम करने के लिए खर्चा कहां किया जाएगा, तो ये बता रखा है कहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम, ठीक है। बाकी यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, यहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने बताया था, और प्राइवेट वाले भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली यहां पर डिजिटल रूपी के बारे में बात की जा रही है जो कि 2022-23 में स्टार्ट करने वाला है। डिजिटल जो करेंसी बोला गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं, तो उसी के फील्ड में यहां पर ये भी एक नया सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक सेकेंड यार, तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो उसका बेसिकली बताया गया यहां पर कि कैसे कैसे यहां पर काम किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के बारे में बात की जा रही है। ये सारे आप लोगों को इकोनॉमी की टर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को अलग से यहाँ पर आगे बेसिकली आगे से डिस्कशन करते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह, वहां पे टर्म्स आती है तो मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करते रहता हूँ। अभी यहाँ पर अगर इस तरीके से ये एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वो आप लोग जो डिस्कशन होता है बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो रेगुलर आप लोग देखा करो, बहुत सारी रेगुलर आप लोगों की चीजें रिपीट होती हैं। बात की जा रही है ब्लेंड करने की फाइनेंस फॉर सनराइजिंग सेक्टर, तो इसमें भी काम किया जाएगा काफी अच्छे लेवल पर, ठीक है।
इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू द स्टेट, यानी कि स्टेट जो है वो ढंग से काम कर सके, तो उसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट को यहाँ पर अच्छे लेवल पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो एक अच्छा काम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टेट क्या करते हैं, देखिए जीएसटी के टाइम पर आप लोगों ने देखा काफी लार्ज स्केल पर उनको उधार लेनी पड़ रही थी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोली हमारे पास में पैसे नहीं, हम लोग तुमको कैसे दे दें। तो उसके चलते अभी बात की जा रही है फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोला जा रहा है कि 4% जो स्टेट का जो यहाँ पर आप लोगों को जो जीडीपी स्टेट का देखने को मिलता है, ठीक है, तो 0.5 जो है वो विल करेंगे, ट्राई करेंगे जो ताकि सेक्टर में रिफॉर्म किया जा सके और अच्छे लेवल पर, तो और थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सब सारे लोग बैठकर बोलते हैं कि यार क्या किया जाएगा इनकम टैक्स में, तो पर्सनल इनकम टैक्स में के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, यानी कि जैसा इनकम टैक्स के बारे में काम चल रहा है वो वैसा ही आप लोग को चलता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर कि इसके बारे में कुछ भी मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। जीएसटी का कलेक्शन काफी शानदार यहाँ पर देखने को मिला, अब तक का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1,40,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिला करोड़ रुपए। और इसी के साथ में कॉर्पोरेट जो यहाँ पर सरचार्ज होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया, 12 से लेके अभी 7 कर दिया उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट जो हाउसेज है उसको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और ज्यादा यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी फिलहाल नए नए बिजनेसमैन जो है वो एक तरीके से बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, तो लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ अभी नजर आएगा। इसी के साथ में काफी इंपोर्टेंट चेंज देखने को मिला, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज थे, ऑल्टर्न यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो थे यहाँ पर नॉर्मली 8.5% जो थे यहाँ पर टैक्स, कंपनीज का 15 था, तो अब यहाँ पर इनका भी 15 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जो यहाँ पर एक कंपनी टैक्स पे करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में 15 है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे कितना रहता था, यहाँ पर ये 18 रहता था, अब यहाँ पर इस पर भी आप लोगों को 15 देखने को मिलेगा। और सरचार्ज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया 7 यहाँ पर, जो कि पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था ज्यादा, अब यहाँ पर सरचार्ज जो है वो रिड्यूस कर देगा 7 पर, ठीक है, जिनकी इनकम 1 से लेकर 10 करोड़ तक देखने को मिलेगी। सरचार्ज क्या होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि एक तरीके से जो आप लोग ने टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया, तो एक तरीके से सरचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको थोड़ा सा छूट दी गई है, तो एक अच्छी बात है, ताकि वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें और लाइफ को आगे प्रोडक्टिवली लेकर चल सकें। उड़ान स्कीम आप लोगों को पता ही है, देश के अंदर में उसको काफी अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलने की बात की जाए टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर में, ताकि उड़े देश का आम नागरिक जो है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जा सके। AVGC एक टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग या फिर कॉमिक, जो कि यहाँ पर वो काफी बड़ा पोटेंशियल है इसमें, तो इसको भी आगे लेकर चला जाएगा, ताकि आने वाला जो यूथ है जो इस फील्ड में काम करना चाहता है तो उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सके। कुछ और काफी इंपोर्टेंट बातें जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और यहाँ पर वैसे भी इनके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी, यहाँ पर जिसको बोलते थे हम लोग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि कोई भी अगर हमारी कंट्री में आकर डेवलपमेंट का काम करेगा तो यहाँ पर लगभग 14 सेक्टर ऐसे हैं जिसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वो काफी अच्छे से अचीव किया जा रहा है। और इसके चलते बोला जा रहा है आने वाले टाइम में लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 लाख के करीब नई जॉब जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, और एडिशनल 30 लाख करोड़ जो है वो आने वाले टाइम में लगभग 5 साल में टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर एडिशनल चीजें भी आप लोगों को नजर आएंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बोला ये जा रहा है कि जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनो, यानी कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। तो उसके चलते यहाँ पर ये प्रोडक्ट आप लोग को देखने को मिला। कुछ और बातें यहाँ पर जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर अभी देखने को मिला। एयर इंडिया जो थी वो टाटा ने फिर से खरीद लिया। पहले टाटा के पास में थी एयर इंडिया, इसके ऊपर हम लोगों ने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। फिर ये एयर इंडिया जो है वो टाटा से चली गई गवर्नमेंट के पास में और फिर से यहाँ पर टाटा के पास में आ गई। तो ये भी एक कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, यानी कि अब फिर से जो एयर इंडिया है वो प्राइवेटाइज यहाँ पर हो चुकी है। एक और यहाँ पर बात की जा रही है, ये इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, नीलांचल इस्पात लिमिटेड के बारे में, निगम लिमिटेड। तो इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो इसको सेलेक्ट किया गया है अभी आगे आने वाले टाइम के लिए, और एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि LIC के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। आप लोग बोले थे ना कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचती है और फिर वहां से जो पैसा आता है उसको एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या फिर जो भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है वहां पर उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनके बारे में बातें की गई। एक ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ह्यूज यहाँ पर अभी न्यूज में भी है और आगे भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो आप लोगों को देखने को मिलता है, और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये अभी यहाँ पर इसके बारे में इसलिए बात की जा रही है, हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को NPA देखने को मिलता है।
तो एनपीए को कैसे यहां पर कवर करना है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो उसके चलते यहां पर गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम को सपोर्ट करती है ताकि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम सही से चलता रहे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी रहती है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो भी एनपीए हो रहा है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर अगर कंपनी या फिर पर्सन जो है लोन ले लेता है बैंक से और 90 दिनों तक कोई भी यहां पर इसकी किस्त नहीं पे कर पाता है, तो उसको बोला जाता है कि ये जो एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग हो गई। अब यहां पर उसके रिकवरी के बारे में बात करती है, तो बैड बैंक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली सिस्टम ये रहता है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड भी यहां पर ये जिक्र इनके द्वारा किया गया। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में रेलवे को और इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की बात की जा रही है ताकि सामान को इधर उधर ले जा सके और इसी के साथ में सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड कराई जा सके। हम लोगों ने देखा था अभी यहां पर किसान नाम से ट्रेन भी चलाई गई थी, जिसमें किसानों का जो प्रोडक्ट है खासकर जो जल्दी खेतों में खराब हो जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की भी बात की गई। तो अभी यहां पर जो पोस्टल और जो रेलवे है उनका नेटवर्क जो है वो मिलकर काम यहां पर करेगा ताकि और अच्छे लेवल पर यहां पर पार्सल जो है जो सामान ले जाया जाता है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी आप लोग आज के में जो भी अपने जो भी पोस्टल वगैरह जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो, तो यहां पर और रेलवे जो है मिलकर काम करेगा। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर लाया जा रहा है, आप लोगों को नॉर्मली मैंने पढ़ाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में लोग जाने ताकि वहां पर वो फेमस हो और वहां पर डेवलपमेंट का काम भी बढ़े। अभी यहां पर अनाउंस किया गया है वन स्टेट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक राज्य का एक प्रोडक्ट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसको इतना पॉपुलराइज किया जा सके कि यहां पर लोकल लेवल पर तो वो यहां पर नाम जाने इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका नाम हो और ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और उस एरिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट आ सके और लोगों को यहां पर बेसिकली जॉब भी मिले। तो इससे होता है एक तरीके से काफी एक तरीके से फायदा इससे देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर यूज किया गया आत्मनिर्भर भारत, यहां पर लगभग 2000 किलोमीटर का ये नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसको एक कवच के तरीके से देखा जा रहा है। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कवच कुंडल बेसिकली कर्ण के पास था, जब उसने यहां पर दान कर दिया उसके बाद में यहां पर उनकी जो डेथ हुई, तो सारी बातें तो उसी के चलते यहां पर कवच नाम इसका रखा गया है। तो हम लोग इंडिजिनियसली वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेफ्टी और हम लोग देखेंगे बेसिकली कैपेसिटी अपनी डेवलप करेंगे। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, अपने ही देश में हम लोग अपने आप डेवलप करेंगे यहां पर। तो यहां पर 400 के करीब न्यू जनरेशन जो वंदे भारत जो ट्रेन है हमारे देश में वो अच्छे लेवल पर हम लोग उनको आने वाले टाइम में लगभग 3 साल में उनका इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी के चलते 100 जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये भी यहां पर यूज होने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल कैसे किया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में आकर ट्रेन को एस्टेब्लिश किया। क्यों? ताकि रॉ मटेरियल को निकाल के जो देश के दूर दराज वाले एरिया में अंदर है उनको कोस्टल एरिया तक लाया जा सके, किनारों तक लाया जा सके, फिर किनारों से सामान को भरकर वो अपने देश में ले जाते थे, रॉ मटेरियल होता था सारा, और फिर उस रॉ मटेरियल के बने बनाए प्रोडक्ट बनाकर हमारे देश में लाते थे। पर आज तक भी हम लोग अपना रॉ मटेरियल ही बेच रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था आप लोगों से, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आज की डेट में भी हम लोग जो है चाइना के साथ में 120 बिलियन 125 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं और 100 बिलियन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे थे आप लोग वहां पर? तो उसमें मैक्सिमम हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बचा 25-30 के करीब, उसमें भी हम लोग सारा अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कंडीशन है, तो जिसके चलते हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है और उसी के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये उस एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हमारे देश में किसानों ने प्रोटेस्ट किया और सबसे बड़ा मुद्दा बाद में भी ये बना कि एमएसपी का क्या करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आज का ही आप लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। आप लोगों को ये बताना है आज की डेट में हमारे देश में कितनी ऐसी फसल है जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, और गन्ने को जो यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग से टर्म यूज की जाती है, वो टर्म कौन सी है ये आप लोग को बताना है। ये ऐसा टॉपिक है जो कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। आखिर किसान यहां पर क्यों कर रहे थे इसके लिए प्रोटेस्ट, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो किसान खेतों में जो भी प्रोडक्ट उगाते हैं उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करे और फिर उसको खरीदने के बाद में जिसको रिक्वायरमेंट है उस तक वो सामान पहुंचे। तो इनके चाहते हैं किसान की उनकी मैक्सिमम फसल जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे, पर लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी यहां पर एक लिमिटेशन रहती है। वो भी एडिटोरियल में एक मैंने डिस्कस किया था, उसमें बताया गया था कि WTO जो है बेसिकली यहां पर एक लिमिटेशन रखता है कि आप लोग एक हद तक यहां पर ये काम कर सकते हैं। तो उसके चलते कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है बेसिक। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन और आज के डिस्कशन का ओवरव्यू। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा।
देखिए आगे भी बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को एडिटोरियल में देखने को मिलेंगे, कई सारे और आर्टिकल आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा, जो सुबह को वीडियो आती है या फिर शाम को वीडियो आती है, तो अच्छे से सुनते रहिए, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, बहुत कुछ आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो बाकी आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ का ध्यान रखिए। बीमारी चल रही है, आप लोगों को पता है कोविड-19, उसके चलते अपना जिसने भी अभी डोज नहीं लिया टीका वगैरह उसको लगवा लीजिए, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। पीडीएफ सारी जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है इकट्ठी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।